Hello student, how are you? You will be fine at your home. स्टूडेंट, आपकी क्लास रेगुलर चलाने के लिए, आपकी पढ़ाई को नियमित रूप से चलाने के लिए हम आपका डेली का होमवर्क आपके ग्रुप पर डाल देते हैं। मैं 6 क्लास की जो आपकी SST है, सोशल स्टडी, उसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें बुक्स के बारे में और उसकी जो फर्स्ट बुक है अतीत, उसका फर्स्ट चैप्टर मैं शुरू कर चुकी हूँ। इसकी 2-3 वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, जिसके पास अभी तक होमवर्क नहीं गया, और जिसको मिल गई है बहुत अच्छी बात है। तो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर दूंगी और उसके बाद आपको HW के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी। जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है वो ये है अतीत के बारे में। अतीत एक यानी अतीत की इसमें परिभाषा बताई गई कि अतीत शब्द है, ये कैसा शब्द है? अतीत एक बहुवचन शब्द है। अतीत कैसा शब्द है? एक बहुवचन शब्द है, क्योंकि अतीत की ओर ध्यान दिलाने के लिए ये प्रयोग किया गया है। क्योंकि जो अतीत शब्द है, अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत अलग अलग मान्यताएं रखता है। लोग इसे अलग अलग रूप में इसकी व्याख्या करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो पशुपालक होते हैं, जो कृषक किसान होते हैं, उनके जीवन का, और जो राजा रानियां उस समय जो शासक थे, जो राज्य करते थे, उनके बारे में, और जो व्यापारी और उनके और भी जो दूसरे लोग थे, शिल्पकार, उनके सब का जीवन आपस में एक दूसरे से भिन्न था, अलग था। जैसा कि आज हम देखते हैं, उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के व्यवहार और रीति रिवाज पाए जाते थे। जैसे आज के समय भी हर स्टेट का, हर राज्य का अलग अलग अपनी संस्कृति है, अपना रीति रिवाज है, सबका अपना अलग अलग खान पान पहनावा है। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे, जैसे कि अंडमान द्वीप समूह है, उसके लोग, अधिकांश लोग क्या करते थे? मछली पकड़ने का काम करते थे, शिकार करते थे और फल फूल खाकर अपना गुजारा करते थे। इसके विपरीत जो शहरी लोग हैं, शहर में रहने वाले लोग अपने खाद्य पूर्ति किससे करते थे? वो दूसरे लोगों से करते थे। अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए वे दूसरे लोगों पर निर्भर करते हैं। इसी तरह के भेद जो अतीत में विद्वान था, वो आज भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त जो और भी भेद है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो पुराने समय में जो राजा लोग होते थे, अपनी जो विजय होती थी, युद्ध होते थे, उनका लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों के बारे में जान पाते हैं कि कौन से राजाओं ने कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी। लेकिन इसके अलावा जो आम लोग हैं, जैसे शिकारी, मछुआरे, संग्राहक जो जंगली जानवर का शिकार करते थे, कृषक, किसान, पशुपालक, ये आम आदमी होते थे। लेकिन आपको इनके बारे में कुछ भी लेखा जोखा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पुरातत्वविद होते थे वो उन्हीं से संबंधित अभिलेख, पांडुलिपियाँ तैयार करते थे, जिससे हमें उनके बारे में जानने को ज़्यादा मिलता है। आगे के पैरे में हम पढ़ेंगे तिथियों का मतलब। तिथि यानी कि हम किसी भी तिथि के बारे में, तारीख के बारे में कैसे जान सकते हैं। आज के आधुनिक समय में आप तिथि किसी कैलेंडर से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पहले के समय में, अतीत के समय में कोई भी कैलेंडर नहीं होता था जिससे आप तिथि के बारे में जान सकते हो। लेकिन अतीत में तिथि के जाने के लिए एक तरीका होता था। उस दिन की जो तारीख, माह, वर्ष, वो जो 2000 है, उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। उसी से किसी वर्ष के बारे में गणना की जाती है। जो हमारे ईसाइयों के गुरु थे, ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे ईसा मसीह, उनके जन्म से तिथि का अंदाज़ा लगाया जाता था। यानी कि जो 2000 वर्ष है, इसका कहने का मतलब है कि 2000 का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 के वर्ष के बाद। और लेकिन जो उनके पहले का पता लगाना है तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियों से, हम जिसे ईसा पूर्व कहते हैं, यानी कि उनके जन्म से पहले माने जाती है। इस पुस्तक में हम आपको एक 2000 का एक प्रमाणिक आरंभिक बिंदु मिलेगा, जिससे आप पुराने समय की तिथियों का ज्ञान कर सकते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तिथि और ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि का इसमें उल्लेख किया गया है। स्टूडेंट, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है
आज मैं आपको SW के लिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करवाऊँगी, जिन्हें आप समझकर अपनी एक नोटबुक जो आपने बनाई होगी SST के लिए, उनमें इनको नोट डाउन कर लें और थोड़ा थोड़ा साथ के साथ इन्हें लर्न भी कर लें। जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं इसमें, पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुविकल्पिक क्वेश्चन दिए थे जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपके एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें 3 ऑप्शन आपके रॉन्ग होते हैं, एक क्वेश्चन आपका राइट होता है। लेकिन आज की वीडियो में आपको बहुत ही छोटे क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन समझाऊंगी, जिनको आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है, साथ के साथ उन्हें लर्न भी करना है। स्टूडेंट, अगर आप अपना डेली का वर्क धीरे धीरे रोज़ाना करते हो तो आपको आने वाले समय में किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। लेकिन आप अपना वर्क से पीछे हटते हैं, अपना काम रेगुलर नहीं करते हैं, तो टाइम की कमी से आप अपने सिलेबस से पिछड़ जाएंगे। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए, टाइम की यूटिलाइज़ करते हुए अपना डेली का वर्क आप करें। तो सबसे पहले हम लेते हैं अति लघुरात्मक क्वेश्चन लेते हैं हम, वेरी शॉर्ट जिन्हें कहते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कई लाख साल पहले भारत में किस नदी के तट पर लोगों के रहने का प्रमाण मिला था? तो हमने चैप्टर पढ़ाया आपको और आपने भी समझाया, तो आपको ही पता होगा कौन सी नदी थी वो, नर्मदा नदी के तट पर लोगों के रहने का पता चला है। दूसरा क्वेश्चन इसमें, मानव ने आज से 8000 साल पहले किन फसलों का उत्पादन शुरू किया था? उसमें सबसे पहले मनुष्य ने गेहूं और जौ का फसल उगाना शुरू किया था। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में किस फसल का उत्पादन किया गया? मैंने बताया था आपको, मानचित्र आप देखेंगे तो आपको उस महाद्वीप में उत्तर पूर्वी क्षेत्र अलग मिलेंगे, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र अलग। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग प्रकार की फसल उगाई गई थी। जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उसमें सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसल उगाई गई थी, लेकिन इसी उपमहाद्वीप में जो उत्तर पश्चिम जो विंध्य पहाड़ी है वहाँ पर चावल की फसल उगाई जाती थी। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है, सहायक नदियाँ। सहायक नदी उसे कहते हैं जो एक बड़ी नदी में आकर जो छोटी छोटी नदियाँ बनती है, उसी को उसकी सहायक नदियाँ कहते हैं। इसी तरह सिंधु, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु की सहायक नदियों के नाम। सिंधु एक बड़ी नदी है, लेकिन वो बड़ी नदी किसके कारण बनी है? और भी छोटी छोटी नदियों के संगम के कारण। तो सिंधु की इसमें सहायक नदी है सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। इसी तरह अगला क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, सिंधु नदी के किनारे बस्तियों का विकास कब हुआ था? तो सिंधु नदी के पास जब बस्तियों का विकास हुआ था उसके प्रमाण हमें कब मिले थे? आज से लगभग 4700 साल पहले मिले थे। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 7th क्वेश्चन, गंगा की 4 सहायक नदियों के नाम। जैसे सिंधु एक बड़ी नदी है, ऐसे गंगा भी एक बड़ी नदी है। ये भी कई छोटी छोटी नदियों के संगम से बनी है। जिस तरह सिंधु की सहायक नदियाँ, ऐसे गंगा की भी सहायक नदियाँ हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं, यमुना, चंबल, सोन और कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा 8th क्वेश्चन है, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे बस्तियों का विकास क्या हुआ? क्योंकि जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमें पता लगा था लोगों का बसावट, उनका रहन सहन, उनका जो गांव बसे हुए थे, तो अधिकतर हमें नदियों के पास, उनके तटों पे, समुद्री तटों के पास ही उनके रहने के प्रमाण मिले थे। तो गंगा नदी के पास जो बस्तियां, उनका विकास हुआ था वो आज से लगभग कितने सालों पहले हुआ था? कम से कम 2500 साल पहले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, गंगा नदी की घाटी में प्राचीन काल में किस विशाल राज्य की स्थापना हुई थी? तो ये भी हमने चैप्टर पढ़ा था। सबसे बड़ा विशाल राज्य उस समय कौन सा था? मगध राज्य। 10th क्वेश्चन है हमारा, इंडिया शब्द की उत्पत्ति, यानी कि जो हमारा देश है भारत, इसको इंडिया क्यों कहती है? और इसके बारे में, इसके नामकरण के बारे में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन ये शब्द किस शब्द से निकला है? जो इंडिया शब्द है हमारा किस शब्द से निकला है? ये इंडस शब्द से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 11th क्वेश्चन, इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? जो सिंधु घाटी है वहाँ पे बसे लोगों के कारण जो बाहर से आने वाले यूनानी और ईरानी थे, वो उन्होंने भारतीयों को क्या कहा था? सिंधु के नाम से। तो इन्हें ये सिंधु के, यानी कि संस्कृत में इसे क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। भरत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था?
तो भरत शब्द का प्रयोग जो हमारा उपमहाद्वीप है उसके उत्तर पश्चिमी हिस्से में रहने वाले लोग जो एक साथ रहते थे उसके समूह के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पांडुलिपि किसे कहते हैं? पांडुलिपि का मतलब है जो लिपि, जो कार्य, जो लेखा जोखा हाथ से लिखा जाता था, जो पुस्तकें हाथ से। उस समय कोई, आपको पता है, कोई कागज़ का आविष्कार नहीं था, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, तो जितनी भी जो लेखा जोखा किसी चीज़ का होता था, जो भी पुस्तकें लिखी जाती थी सारी हाथ से लिखी जाती थी, तो हाथ से लिखी गई पुस्तकों को ही पांडुलिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती थी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वहाँ पर कोई कागज़ का आविष्कार नहीं है। जो पांडुलिपि है ताड़पत्रों और भोजपत्रों, जो हमें वृक्षों से प्राप्त, पत्तों से प्राप्त होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अतीत की जानकारी के स्रोत। हमने पता है कि हमें अतीत की जानकारी किस किस स्रोतों से, किस किस साधनों के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। तो हमें अतीत की जानकारी हाथ से लिखी पांडुलिपियों से, अभिलेख जो राजा खुदवाते थे, और पुरातत्व, पुरानी चीज़ों के अवशेषों से। तो स्टूडेंट, आई होप you will be interest your study, take continue. Thank you.